जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के 11वें एपिसोड को। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आइए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के अति महत्वपूर्ण 11वें एपिसोड को। इस एसएससी जीडी के 45,000 सीट में एक वर्दी मेरा भी। चलिए शुरू करते हैं। वर्दी सीरीज के 11वें एपिसोड का पहला क्वेश्चन है, किसी देश की जीडीपी उस देश में खाली स्थान, माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक एकांतर वर्ष में, यानी कि प्रत्येक एक वर्ष पर जीडीपी में उस देश में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम को मूल्य का मानक को जीडीपी कहा जाता है। एक वर्ष में उत्पादन को कहा जाता है। जीडीपी किसी देश के अंदर उस देश में रहने वाले नागरिकों द्वारा कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं का योग होता है, सामान्यतः एक वर्ष का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यात्रा वेतन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यात्रा वेतन। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्राओं पर लगाए जाने वाला कर का नाम यात्रा वेतन था। और एक कर पूछ देता है, मौर्य काल में भूमि पर सीता नामक कर लगाया जाता था। सीता नामक जो कर है वो भूमि पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता था? भूमि पर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 18 के प्रावधान के तहत कितने वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, 18 वर्ष से कम वाले आयु के लोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पास किया गया था और इसका मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित कर 2019 पास कर दिया गया। 2019 को जो बहुत ही कठोर बनाया गया है। इसमें 18 वर्ष से कम व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाने की अनुमति है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रा को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व, डी। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है और इसका संकेत हो जाएगा डी। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, गोवा से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ब, मांडा त्योहार जो है वो गोवा से संबंधित है। गोवा से और प्रमुख नृत्य देख लीजिएगा या नृत्य देख लीजिए तो गोवा से संबंधित नृत्य हो जाएगा झागोर नृत्य। इसका तो खोल हो जाएगा, खोल नृत्य गोवा राज्य से ही संबंधित है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये संक्रांति के उत्सव पर मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व, जनवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। और गुजरात के अहमदाबाद में, किस शहर में? अहमदाबाद में वर्ष 1989 से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव साबरमती नदी के किनारे आयोजित किया गया था। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे आयोजित किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1901 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने टिप्पणी किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व हो तो वह नौरोजी में है। इसने क्या था कि यदि मनुष्य में कोई देवत्व हो तो वह नौरोजी में ही है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। भारत की आशा के नाम से जाना जाता है। भारतीय ग्लैडस्टोन के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक तथा अर्थशास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोयला। कोयला जो है ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा के पारंपरिक एवं जीवाश्म स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला एवं पेट्रोलियम हो जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? ट्रांस। और हिमालय 4 प्रकार के होते हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, 4 श्रेणी में। देखिए इसका फिगर बना लेते हैं इस तरह से जम्मू कश्मीर का। तो देखिए ये पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी। पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी, दूसरा का नाम है लद्दाख श्रेणी, तीसरा का हो जाएगा जास्कर और अंतिम चौथा का हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी। अब काराकोरम श्रेणी के पश्चिमी की ओर जो है पामीर का पठार का विस्तार है। किसका विस्तार है? पामीर पठार का। और पूर्वी की ओर के विस्तार का है कैलाश श्रेणी विस्तार है। कौन सा है? कैलाश श्रेणी। और इसी काराकोरम श्रेणी में प्रमुख चोटी K2 स्थित है। K2 एंड K4 स्थित है। K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिन और K4 का नाम है गैसर ब्रूम। K2 की जो ऊंचाई है, गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई, वो 8611 मीटर है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को, और उसे हराकर बाबर ने दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, पानी में क्लोरीन की गोलियां या खाली स्थान मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। क्या? कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों कि रोगाणु रहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक और रसायन है पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4 का भी उपयोग किया जाता है रोगाणु रहित करने के लिए। गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका भी प्रयोग किया जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर माइकल ओडायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग। उधम सिंह जो है माइकल ओडायर की हत्या कर दिया था वर्ष 1940 में। कब? वर्ष 1940 में लंदन में जाके। कहाँ? लंदन के कैक्सटन हॉल में जाके उधम सिंह की हत्या कर दिया था। और उधम सिंह को 1940 में ही फांसी की सजा दे दिया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। और तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1765 ईस्वी में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। इलाहाबाद की संधि भी 1765 ईस्वी में हुआ था। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। क्या था? अली गौहर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है,
किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय कहलाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग सूक्ष्म जीवों के परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। इस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, पंजाब था। अब यहाँ पर हरित क्रांति की बात की जा रही है, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 और 67 में किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन निर्णय लेता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्णय लेता है कि कोई सा भी विधेयक धन विधेयक होता है कि नहीं। अब धन विधेयक की बात की जा रही है, तो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 110 में कहा गया है। और धन विधेयक को पहले लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, और राज्यसभा यानी राज्यसभा जो इसे 14 दिन तक रखता है, उसके बाद स्वतः वो वापस हो जाती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉ, क्रिस्टल पुरस्कार। क्या हो जाएगा? क्रिस्टल पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच के द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग करके विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में किस वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांस को परिभाषा के बाहर रखा गया, वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया। और बांस उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे चीन है, और भारत का स्थान जो है दूसरे स्थान पे भारत है। कौन सा है? भारत है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांद जो है वो परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई दिया जाता है। अब चांद की बात यानी चंद्रमा की बात करें तो चांद को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे वर्ष 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरे व्यक्ति, ये पहले व्यक्ति थे, और दूसरे बज़ एल्ड्रिन थे। कौन थे? बज़ एल्ड्रिन थे दूसरे व्यक्ति चांद पर कदम रखने वाले। और चांद पर प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 2, कौन सा? लूना 2 जो है सोवियत संघ के द्वारा USSR के द्वारा 1969 में भेजा गया था, उतारा गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, गोंड जनजाति से संबंधित थी। किस जनजाति से? गोंड जनजाति से संबंधित थी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में द्विबीजपत्रीय बीज होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, गुलाब। द्विबीजपत्रीय का पहचानने का प्रमुख लक्षण है इनके बीजों में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। संवहन फूल में कैम्बियम पाया जाता है, और इसमें द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे
गाजर हो गया, डेजी हो गया और गुलाब हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये सब द्विबीजपत्रीय हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांबर झील स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, राजस्थान में। सांबर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अब यानी कि आर्द्रभूमि की बात कही जा रही है तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सांबर झील है, और सबसे छोटा जो है रेणुका झील है। कौन है? रेणुका झील, जो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश एचपी में स्थित है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाईचुंग भूटिया हो जाएगा, क्योंकि ये सिक्किम से ही बिलोंग करती है। इसी के नाम पर सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, और ये पूर्व कप्तान भी है फुटबॉल टीम के। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, मोहनजोदड़ो स्थान पर महास्नानागार की खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ है? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्शदीदार मूर्तियों में से एक है, जो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए, अर्जुन तपस्या जो है, पौराणिक मान्यता के अनुसार अर्जुन ने भगवान शिव का हथियार पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इसे अर्जुन तपस्या के नाम से जाना जाता है। महाभारत में किरात और अर्जुन की कहानी को दर्शाया गया है अर्जुन तपस्या में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, तुलसी के पौधे को खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है। तुलसी के पौधे को संजीवनी, आयुर्वेद में संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में संसद में एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1973 में लक्षद्वीप को संगठित किया गया था। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप ही स्थित है, जिस पर मात्र और मात्र 11 पर ही आबादी रहती है। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, महाधिवक्ता खाली स्थान के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, राज्यपाल। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य में होता है, और अनुच्छेद 165 के तहत किस महाधिवक्ता पद का प्रावधान जो अनुच्छेद 165 में किया गया है, और ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं। एक होता है महान्यायवादी, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में दिया गया, और इसकी प्रसाद जो है वो राष्ट्रपति के तहत होता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी भी होता है। अब देखिए, महाधिवक्ता की बात की जा रही है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके कार्यकाल का कोई निश्चित नहीं किया गया है, या हटाने की व्यवस्था भी नहीं किया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधरवका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, उधरवका। देखिए, 3 प्रकार की शैली मंदिरों का प्रयोग किया गया। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में उपयोग किया गया, बेसर शैली मध्य भारत में, और नागर शैली उत्तर भारत में उपयोग किया गया। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है वो नागर शैली में बनाया गया है। मध्य भारत में जितने भी मंदिर है वो बेसर शैली में बनाया गया है,
और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बना है वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत बना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइका नृत्य। और इस नृत्य का संबंध जो है ओडिशा राज्य से इस संबंधित है। किस राज्य से? पाइका नृत्य में एक हाथ में तलवार और दूसरी हाथ में ढाल लेकर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है सैनिक वेशभूषा में धारण करके ये किया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, एजी टेंसले ने वर्ष 1935 में खाली स्थान में अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी एजी टेंसले ने वर्ष 1935 में। और सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1885 में किया गया था। 1885 में, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की शुरुआत वर्ष 1942 में किया गया था और क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बताया था। दिवालिया होने वाला बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। दुबई शहर में स्थित है। कहाँ है? दुबई शहर यूएई में स्थित है। और आईसीसी की जो स्थापना है वर्ष 1909 में किया गया था। कब किया गया था? 1909 में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मंडल में विभाजित है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है, ए प्रॉमिस लैंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बराक ओबामा के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। बराक ओबामा ने एक और पुस्तक लिखी है, द ऑडेसिटी ऑफ होप। ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक भी लिखी है। प्रियंका चोपड़ा का प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अनफिनिश्ड ए मेमोयर प्रियंका चोपड़ा। और नेल्सन मंडेला का आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग के नाम से भी जाना जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50% के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर, घराई कर एवं चराई कर भी लगाया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ब इसका सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजांड कहा जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ पढ़ और लिख सकता है तो उसे साक्षर माना जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है, जो तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अब यहाँ पर ओंगे जनजाति और जारवा जनजाति, इन दो जनजातियों का संबंध जो है वो अंडमान निकोबार से है। कहाँ से? अंडमान निकोबार से संबंध रखता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है, आजीलामू नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित रखता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदु खां निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंगी बजाते थे उस्ताद बिंदु खां। अब यहाँ पर सितार दिया है, तो सितार बजाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र तक था पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर हो जाएगा, निखिल बनर्जी हो जाएगा, निखिल बनर्जी भी जो है सितार बजाते थे। और आपको विलायत खां हो जाएगा, शाहिद परवेज हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको शहनाई दिख रहे हैं, तो इसके वादक थे, शहनाई वादक के बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। और आपको अली अमजद हुसैन खां हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे ऑप्शन में सरोद वादक दिख रहे हैं, तो सरोद वादक अमजद अली खां सरोद वादक बजाते थे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। वर्दी सीरीज के 11वें एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, रानी की वाव को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2014 में रानी की वाव को शामिल किया गया था। और ये पाटन गुजरात में है। कहाँ स्थित है? गुजरात में है। रानी की वाव जो है वो गुजरात में स्थित है। और वर्ष 2014 में ही ग्रेट हिमालयन पार्क को शामिल किया गया था, हिमालयन पार्क को। अब ऑप्शन में यहाँ पर 2002 दिया है, तो 2002 में महाबोधि मंदिर जो गया बिहार में स्थित है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन में आपको 2016 दिख रहे हैं, तो वर्ष 2016 में कंचनजंगा को शामिल किया गया था, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। इसके साथ साथ वर्ष 2016 में ली कार्बूजियर के स्थापत्य कला जो चंडीगढ़ में स्थित है उसको शामिल किया गया था। और नालंदा को भी वर्ष 2016 में ही शामिल किया गया था, नालंदा को। अब 2013 दिख रहे हैं, तो 2013 में राजस्थान के जितने भी किले हैं, कहाँ के किले? राजस्थान का किला जितना भी है उस सबको वर्ष 2013 में चित्तौड़गढ़ का किला, राजस्थान की पहाड़ी का किला, जैसलमेर को किला, आमेर किला, गागरोन किला,
इसके बाद हो जाएगा आपको रणथंभौर का किला। जितने भी किला राजस्थान में उन सबको वर्ष 2013 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हो गया यहाँ पर ख़त्म दोस्तों वर्दी सीरीज का 11वें एपिसोड। मिलते हैं कल वर्दी सीरीज के 12वें एपिसोड को लेकर। अगर ये एपिसोड अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल वर्दी सीरीज के 12वें एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।